फ्रिक्शन क्या है उसको ज़रा हम लोग समझ लें और इसको जो है बुक से भी समझ सकते हैं। ठीक, जैसे ये है उदाहरण के लिए, लाइट खोलो। तो देखो, जैसे फ्रिक्शन के बारे में समझना है तो व्हाट इज़ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को किसी सरफेस पे क्या करता है, अपोज करता है मोशन का। ठीक है, तो अगर हम उसको समझना चाहें तो यहाँ पर बहुत अच्छी डायग्राम है एक क्विक रिवीजन में। तो मान लो यहाँ पर जो है कोई एक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये फोर्स लग रहा है, कैपिटल पी फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की तरफ, और इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ। अब इसके बाद क्या करा हम लोगों ने कि यहाँ पर हमने क्या करा कि इस पर फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो ऑब्जेक्ट अभी खिसका नहीं है, फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया तो अब क्या हो गया, जो P था उसकी वैल्यू कुछ अलग हो गई। अब नया रिएक्शन फोर्स कैपिटल R आ गया वर्टिकली, जो कि अपवर्ड होगा जस्ट अपोजिट टू द वेट। और ये जो है जो P था, अब R और mg का जो रिजल्टेंट हो गया कौन सा आपका, P वाला फोर्स हो गया। ये हल्का सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। अगले डायग्राम में अब देखो, इसमें क्या कंडीशन है कि जो फ्रिक्शन, जैसे जैसे चूँकि फोर्स बढ़ा रहे हो आप, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। अगर कम है मान लो, तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और इसको दूसरे शब्दों में इसको देगा Fx इज लेस देन द μsr। अब यहाँ पर दूसरे डायग्राम में अगर देखेंगे तो अभी आपने थोड़ा सा फोर्स कांस्टेंट लगाते जा रहे हैं, कुछ समय बाद जो है एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, कि अगर उसके बाद जरा सी भी फोर्स लगा बढ़ा, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा तुरंत। तो ये कंडीशन वो है जिसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है। अब देखो P यहाँ पर कम बेंड था लेकिन यहाँ ज़्यादा बेंड हो गया है ना। ये देखो यहाँ पर स्टेप फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर है, P इधर है, और P और R के बीच का एंगल थीटा है। अब यहाँ वाले डायग्राम में आ जाओ। अब इस वाली कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स था वो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन बदल गया, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट उसी फोर्स के कारण क्या करने लगी, मूव करने लगी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा दिए, देखो यहाँ पर Fs, यहाँ तक Fs आया लेकिन यहाँ Fk हो गया। Fs का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, Fk का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई और फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव करता है तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। एक कार जो कि रोड पे खड़ी हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और एक कार अगर चल रही है तब भी टायर और उसके सरफेस के बीच में फोर्स लगेगा। खड़ी हुई कार थी किसी सरफेस पे, तब जो फोर्स लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब कार जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मूव कर रही है, चल रही है, उस दौरान जो फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और कार को स्टार्ट करके बढ़ाने वाली जो सिचुएशन होती है वहाँ पर कहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उससे जरा सी वैल्यू बढ़ाई कार मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद जो है क्या जो है नेक्स्ट हम लोग जो है चलते हैं। इसके बाद आता है कि फ्रिक्शन की बात तो समझ के, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस द रेस्ट, जब रेस्ट पे होगी। ठीक, देन इसके बाद आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करता है, टेंड टू मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम स्पीड और वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन, then the friction force acting between the surface and the object is called the kinetic friction। क्लियर हो गई बात। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात आती है। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में सबसे पहली बात होती है कि जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि सरफेस कितना रफ है और कितना स्मूथ है। बहुत स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कम, और बहुत अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अच्छे समझते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली काम करेगा। एंड तीसरा कहता है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन।
जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैटिक जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। तो अगर हम मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एफ एस बराबर कितना आ गया, म्यू एस आर आ गया। और आप इसको चाहें तो म्यू एस अपॉन इक्वल टू एफ एस बाई आर लिख सकते हैं, यानी कि इन द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द रेशियो ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। डेफिनेशन कभी याद ना करो, हमेशा डेफिनेशन फार्मूले से बनाओ। अगर एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर आ गया, अगर म्यू एस की डेफिनेशन निकालनी है तो म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाई आर कर दो। कंडीशन कौन सी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, रेशियो किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। हो गया, याद हो गया। इसी प्रकार काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हमने बता दी। अगर अब हम लोग एक ग्राफ बनाएं, तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो इस तरीके का ग्राफ बन के आता है, आप सामने देख रहे हैं। इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि जनरली किसी एक ऑब्जेक्ट, मान लो एक पेन रखा हुआ है, इस पर आपने फोर्स लगाना शुरू कर, इस तरीके से मान लो फोर्स इस पर लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे फोर्स जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे कौन हो रहा है भी, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, बढ़ रहा है, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जस्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन गई, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, और रीजन हो जाएगा स्टैटिक रीजन। बट क्या हुआ, जैसे ही आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से जरा सी ज़्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट पहले हल्का सा तेज़ी से मूव करता, फिर कांस्टेंट स्पीड पकड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा तेज़ी से मूव हुआ और फिर इसके बाद देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट जो है एक्सेलरेशन से मूव आगे करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक रीजन। ओके, दिस इज द ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब यहाँ से जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम खत्म हो गया, अब यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की एफ के इक्वल टू म्यू पी आर आएगा, और यहाँ तक एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर आएगा। क्लियर हो गई बात। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द अप्लाइड फोर्स। एनी डाउट, कोई दिक्कत हो तो इसमें बता सकते हो। अब इसमें जो अगला आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो वापस अगर हम पेज को पलटे और इस डायग्राम की बात करें, अगर इस डायग्राम की बात करें, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द आर एंड एफ एस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि P जो कि रिजल्टेंट है आर और एफ एस का, और नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर जो है उसके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो याद करने का डेफिनेशन है। तो अगर हम इसको जो है करना चाहें तो यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर ये आप देखो थीटा एस कहाँ से बन रहा है, आर वाले से बन रहा है, तो आर क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है, और ये पी हो गया। तो आपको मालूम है tan थीटा एस अगर ले लें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, एफ एस परपेंडिकुलर हो गया। जिससे एंगल बनता है वो अगर बेस, तो इस पर जो पढ़ने वाली साइड है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर एफ एस है और बेस हो गया आर, तो एफ एस अपॉन आर आ गया कि नहीं। तो देखो यही लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, एंड एफ एस अपॉन आर इज कॉल्ड द म्यू एस। क्यों, अभी इस फार्मूले में अगर आप देखेंगे, अभी आपने पढ़ा भी था, म्यू एस बराबर एफ एस बाई आर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है। चलो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने बताया कि हम यहाँ पर जो है एक मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और ये जैसे मान लो हमारा हाथ है, ये उस हाथ पे फ़ोन रखा है, ठीक, हाँ, छोटा सा, हाँ ये ठीक है, हाँ। अब ऐसे ये हाथ है, तो देखो मेरा हाथ किसी एंगल पे आपको दिख रहा है, तो ये अभी एंगल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जैसे जैसे हाथ हम ऊपर करेंगे और जैसे ही डायरी जहाँ से फिसलना शुरू कर दे, ठीक उसके पहले का एंगल क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हो गई बात, कि यानी कि वो द मैक्सिमम एंगल आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा जो है डायग्राम दिया गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पर नॉर्मली टू द सरफेस होती है, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लिया, अगर ये एंगल थीटा है तो आप बहुत आसान सा काम कर सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है
अगर हम एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर देते हैं तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। निकालना हो निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर अगर एक ऐसे लाइन आप खींच दो तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना कैसा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर 90 माइनस थीटा, फिर टोटल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा केवल। ठीक, तो ये वेट mg लग रहा है नीचे। अब ये एंगल थीटा यहाँ बन रहा है, तो बेस से जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो mg cos थीटा आ गया। और दूसरा वाला कौन सा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट, mg sin थीटा हो जाता है। समझ गए कि नहीं? अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट अपने वेट से नीचे खिसकेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगे, लेकिन खिसक नहीं रहा है अभी स्टेशनरी रखा है। तो अगर हम तुमसे बात करें कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो fs माइनस mg sin थीटा बराबर 0 हो गया। fs इधर लग रहा है, mg sin थीटा इसके अपोजिट लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो ये रेस्ट पे रखा है, तो fs माइनस mg cos थीटा बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार r ऊपर लग रहा है और r के जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है, mg cos थीटा लग रहा है, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो r माइनस mg cos थीटा बराबर 0 हो गया। तो आप देखो, आप इसको बड़ा आसानी से कर सकते हो। fs इक्वल टू म्यू एस आर होता है, और fs की जगह इस वाले कंडीशन में म्यू एस आर रख दो, तो म्यू एस आर इक्वल टू mg sin थीटा एस, ठीक है, r इक्वल टू mg cos थीटा एस, दोनों को डिवाइड कर दो तो म्यू एच इक्वल टू tan थीटा एस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि म्यू जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा पे डिपेंड है। अगर म्यूज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर जो एंगल ऑफ रिपेंस डिपोज है उसका टेंजेंट होगा वो भी ज़्यादा होता जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस का फ्रिक्शन है उतना ज़्यादा ये जो है ना, ये आपका उतना ही ज़्यादा एंगल इंक्लाइंड से बना लेगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा यानी उतना ही ये क्या होगा, ये भी म्यूज भी उतना ही कम होता चला जाएगा, और अगर म्यूज कम हो जाएगा तो tan थीटा भी कम हो जाएगा। ऐसे वही वाली बात है ना कि एकदम बिल्कुल 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 स्मूथ सरफेस हो, बिल्कुल स्मूथ कोई चीज़ हो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जैसे आप रखोगे हल्का सी भी उठाओ तो फिसल जाएगी। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद एक दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रिकॉर्डिंग बंद हो गई, चल रही, कहाँ चल रही सर? अरे इधर खिसक आया रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हाट इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन? तो रोलिंग फ्रिक्शन के क्या मतलब होता है, रोटेट, यानी कि जब अभी ये पेन क्या हो रहा है, अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको पेन की बात करेंगे तो ये पेन अभी क्या हो रहा है, ये देखो फिसल रहा है, स्लाइड हो रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से ऐसे, ये क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। ठीक, तो रोल होने में क्या होता है, और देखो अभी ये स्लाइड हो रहा है। ठीक, अभी हम स्लाइड अगर करके लाए तो यूँ ऐसे आएगा, और रोल करके लाए तो जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये देखो, ये देखो। ठीक, तो हमेशा जो स्लाइडिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द रोलिंग फ्रिक्शन। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो रोलिंग फ्रिक्शन की बात आपको समझ में आ गई। देन फिर जो है इसके बाद जो है इसमें हमने बताया था पुशिंग और पुलिंग आ रोलर, यानी एक रोलर आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक जो रोलर होता है उसको धक्का देना ज़्यादा आसान है कि अपनी ओर खींचना आसान है? दोनों काम में बराबर है। बराबर है। एक रोलर है, रोलर से कह रहा अपनी तरफ खींचो, और एक कह रहा धक्का लगाओ। अब सोच के देखो कौन ज़्यादा आसान है। तो अगर रेस्ट पे है वो, तो दोनों काम सेम ही होंगे। हम कह रहे हैं लग रहा है फोर्स, आपसे उतने ही फोर्स से कहा जाए खींचो अपनी तरफ, और उतने ही फोर्स से आगे धकेलो, किसमें ज़्यादा ताकत लगेगी, किसमें ज़्यादा आगे धकेलने वाले, आगे धकेलने वाले। लेकिन उसको साइंटिफिकली प्रूफ भी तो करना है। तो यहाँ पर प्रूफ हुआ है। कैसे? ये रोलर है जी, तो रोलर को अभी क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं। मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं ऐसे, और अपनी तरफ फोर्स आप लगा के इस तरीके से, ये रोलर है, एक व्हील मान लो रोलर हो गया, एक कोई रफ सरफेस है, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस हो गई, और एफ फोर्स थीटा एंगल से बन रहा है, उसको आप लगा के अपनी तरफ क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो। तो जब करोगे तो उसको ज़रा हमने उसको क्या करा है, यहाँ पर डिवाइड कर लिया गया है, रिजोल्यूशन कर लिया गया है वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए सरफेस हो गया। अगर आप फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींच रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। अब यहाँ पर ये एंगल अगर वर्टिकल से थीटा बन रहा है तो कंपोनेंट कर लो एफ के, तो एफ के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहाँ से एंगल बनता है वो होता है, तो एफ कॉस थीटा हो गया, और वर्टिकल इसका एफ साइन थीटा हो गया।
वेट नीचे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ लगेगी, मान लिया R1 नॉर्मल रिएक्शन है, वो हमेशा कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी। अब अगर आपसे पूछा जाए तो इक्विलिब्रियम की बात करें तो R1 और F cos थीटा है, वो मिलके किसको बराबर वेट बैलेंस कर रहे हैं, वेट को। रोलर का वेट कैसे बैलेंस हो रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन R1 और जो F cos थीटा वो R1 प्लस F cos थीटा इक्वल टू mg लिखा है, R1 प्लस F cos थीटा इक्वल टू mg, यानी R1 की वैल्यू निकाले तो mg माइनस F cos थीटा हो गई। ठीक है, अब आपको मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, Fs इक्वल टू म्यू एस R1 होता है, म्यू एस आर पढ़ा था ना भी, तो म्यू एस R1 की वैल्यू mg माइनस F cos थीटा रख दो तो देखो Fs इक्वल टू म्यू एस mg माइनस F cos थीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो mg में F cos थीटा घट के आ रहा है, ये ध्यान रखना। अभी अब अगली बात करते हैं, पुशिंग की बात करते हैं। अभी कह रहे थे कि लोग धक्का दे रहे हैं, जब धक्का दे रहे होंगे तो डायग्राम बदल जाएगा। धक्का देने लगे तो अब देखो क्या होगा, फोर्स अभी उल्टा हो गया कि नहीं, वैसे धक्का दे रहे हैं तो फोर्स हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस सब कुछ वही है। अब इस F के जब कंपोनेंट करेंगे तो एरो बदल जाएंगे, ये F cos थीटा इधर लग रहा है, F sin थीटा इधर लग रहा है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन R2 मान ली ऊपर लगेगी, वेट mg नीचे लगेगा। और अब क्योंकि तुम धक्का दूसरी इधर की तरफ दे रहे हो, इधर की तरफ दे रहे हो, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, तो देखो F जैसे इधर लग रहा है। अब यहाँ पर बैलेंस करो तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो F cos थीटा और वेट की डायरेक्शन एक हो गई, और इनको बैलेंस कौन कर रहा है, R2 बैलेंस कर रहा है, तो R2 इक्वल टू F cos थीटा प्लस mg आ गया कि नहीं आ गया है। अब F डैश अब मान लेते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन F डैश था, तो F डैश इक्वल टू म्यू एस R2 हो जाएगा, तो F डैश इक्वल टू म्यू एस और ब्रैकेट में F cos थीटा प्लस mg आ गया। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर वेट में mg में इतना फोर्स बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो वेट में F cos थीटा घट गया, इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा पुल करने में, पुश करने में बढ़ गया ना फोर्स, देखो पुश करने में बढ़ गया फोर्स, mg प्लस F cos थीटा आ रहा है, जबकि उधर आप देख रहे हैं पुल करने में mg माइनस F cos थीटा आ रहा है, बदल। ये इसको हम लोगों ने कर लिया। तो फ्रिक्शन की एक अच्छी बात है, जितना अच्छा उतना बुरा भी है। फ्रिक्शन इज़ अ गुड एज वेल एज बैड ऑल्सो। गुड क्यों है सर, ग्राफ बनाइए। अगर गुड ना होता तो आप ये मान के चलिए कि फिर कभी कोई चीज़ रुकती नहीं। फ्रिक्शन गुड होने का मतलब आप सोचते हैं अरे चलो यार हमारे टायर ना घिसे, चप्पल ना घिसे, इलेक्ट्रिक साइकिल समझे कि नहीं, तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन रोक सकते थे कोई चीज़, क्या बताओ, कभी नहीं रोकती। और अब चूंकि फ्रिक्शन है तो टायर घिसे जा रहे हैं, पता चला हर 5 साल में टायर बदल लो। कंपनी गारंटी लेती कितनी, 1 लाख किलोमीटर की गारंटी लेती है, कहती 1 लाख किलोमीटर गारंटी, इसके बाद घिस जाएंगे फिर बदलवाओ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये जो है इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन एक अच्छी चीज़ है लेकिन बुरी भी उतनी है। एक 2 तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, कभी भी जो है एनर्जी के लॉस, एक तरीके से हम लोग जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसमें एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। लेकिन जनरली फ्रिक्शन में देखा जाता है कि फ्रिक्शन में फिर एनर्जी कंजर्वेशन, या एक तरीके से कह सकते हैं फ्रिक्शन के कारण फिर प्रॉब्लम क्या आना शुरू हो जाती है कि जो हमारा एनर्जी है वो डिसिपेट होती है दूसरे फॉर्म में। मतलब एनर्जी का कन्वर्जन अगर काइनेटिक है तो पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल से काइनेटिक, लेकिन अगर वही काइनेटिक से पोटेंशियल के बजाय हीट में चली जाए, समझ रहे ना, क्योंकि गर्म नहीं हो जाता है। देखो जैसे अगर बहुत देर गाड़ी चलती रहे, टायर आप छू तो गर्मी में गर्म महसूस होगा। एक सिक्के को जो है आप रख दीजिए उसके ऊपर, जब ट्रेन गुजरने वाली हो तो पटरी पे रख दीजिए, पूरी ट्रेन गुजर जाए, उस सिक्के को छुओ एकदम गर्म हो जाएगी। ट्राई ना करना, केस भी लग सकता है। तो ये इसके होते हैं। अब फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, पॉलिश करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। जनरली करा भी जाता है, इसलिए बहुत सारी जगह पॉलिशिंग करी जाती है। फिर हाँ, ल्यूब्रिकेशन, ये तो देख ही रहे हम लोग कि अपने बाइक में और अपने लोग जो है कार में ल्यूब्रिकेशन ऑयल कराते, ग्रीसिंग करवाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मटेरियल का प्रॉपर सिलेक्शन करा जाता है, इससे फ्रिक्शन कम लगेगा।
देन इसके बाद फिर आता है बॉल बेरिंग का यूज़ किया जाता है, छर्रे जैसे बोलते हैं ना आप देखते हैं। तो वो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि उससे फिर जो थोड़ा सा स्ट्रेस है किसी चीज़ पे वो कम पड़े। तो जो मशीनें होती हैं जनरली बड़ी बड़ी, उसमें सब बॉल बेरिंग देखने को आपको मिलेंगी। और इसके अलावा एक एग्जांपल और होता है, उससे बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे एयरप्लेन के विंग डिजाइन करे जाते हैं तो उसका एक जैसा शेप ही क्यों रहता है? ठीक है, क्योंकि एयरप्लेन का जो विंग हम डिजाइन करेंगे तो उसका जो हवा जो है ना वो कट करनी चाहिए उसको, नहीं तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फोर्स लगाएगा अप्लाइड फोर्स, वैसे वैसे एयर का फ्रिक्शन भी आएगा। तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर जो एयर का कट के निकल जाए, तो एरोडायनेमिक शेप उसे कहते हैं। इसी प्रकार कारे का भी पार्टिकुलर शेप आप देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स कार जितनी भी देखी होगी सब नुकीली निकलती हैं आगे, है ना। बाइक अगर देखी होगी तो उतनी ज़्यादा शार्प बाइक होती है जितनी स्पोर्टी बाइक होती है, जिससे कि एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रिवीजन था फ्रिक्शन का ख़त्म। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वर्क एनर्जी पावर को डिस्कस करेंगे।